हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो चैप्टर 4 है और विद्युत धारिता आपके चैप्टर का नाम है। इसी में एक ये सिंपल सा टॉपिक है, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो दोस्तों, सिलेबस बदलता रहता है, चैप्टर बदलते रहते हैं, लेकिन टॉपिक एज इट इज़ रहते हैं। तो हम टॉपिकों पर फोकस करेंगे और उन टॉपिकों के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चलेंगे और वो चैप्टर वाइज आगे आपको जो भी अपना ये चैनल है इसके अंदर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता के जितने भी हैं, पीछे आपने विद्युत विभव के पढ़े हैं या उससे पीछे विद्युत क्षेत्र के पढ़े हैं या गाउस के नियम के, वो आपको प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक ढंग से सभी के सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करें चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, इसकी बात करें तो धारिता से क्या मतलब है? धारिता धारण करने की क्षमता, बस ये एक सिंपल सी बात है। यानी कोई भी पदार्थ चालक हो, वो या कोई भी पदार्थ हो, चालक है, चालक कुचालक जो भी हम ले लेते हैं, अर्धचालक, तो वो आवेशों को ग्रहण करता है, धारण करता है, एक्सेप्ट करता है। उसकी जितनी एबिलिटी है, उसकी जितनी सामर्थ्य है, ठीक है, जितनी उसकी शक्ति है, वही क्या कहलाती है? विद्युत धारिता कहलाती है। तो दोस्तों, ये इसकी एक सिंपल सी थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल दो डेफिनेशन हर एक जो भी हम क्वांटिटी लेते हैं उसकी होती है। तो सैद्धांतिक परिभाषा, थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी दोस्तों? चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है, वो क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। द एबिलिटी टू एक्सेप्ट चार्ज बाय कंडक्टर कॉल्ड कैपेसिटेंस। एक्सेप्ट चार्ज बाय कंडक्टर कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, सिंपल सी है, याद हो गई होगी। स्टैंडर्ड डेफिनेशन अपने आप में ये नहीं मान सकते, आप जो बनाओगे वही स्टैंडर्ड होगी। ठीक है, अपने अपने IQ के अनुसार, अपने अपने नॉलेज के अनुसार आप इसमें लिख सकते हो। थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये लिख दिया ये एकदम लास्ट डेफिनेशन या एक ऑथेंटिक डेफिनेशन, तो हम कह सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज चेंज हो सकती है। तो चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है, जो धारण करने की क्षमता है, वही क्या चीज़? आवेश ग्रहण करने की, वही धारिता कहलाती है। मैथमेटिकली हम समझे, एक नंबर का यदि पूछा जाए तो दोस्तों केवल इसका फार्मूला और फार्मूले के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन आती है वो आप लिख सकते हो। ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझाया गया है कि ईजिली आपको समझ में आए, इसके लिए। तो दोस्तों, ये समझने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बातें कर लेता हूँ कि जैसे कोई भी वस्तु धनावेशित है या कोई भी वस्तु ऋणावेशित है, पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज्ड, यदि कोई भी सिस्टम या कोई भी पार्टिकल होता है, इट मीन इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन उस पर, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाते हैं, यानी उस पर कम ऑन यानी आ जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों, यदि उससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? एक्सेस हो जाएगी, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हम कोई भी चार्ज की बात करें, एक सिंपल हम चार्ज की बात करें, मान लीजिए ये हमने चार्ज ले लिया, ये यहाँ इजीली सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ठीक है, आइसोलेटेड है, यानी यहाँ स्थित है और अपने आप में विलगित है, किसी दूसरे आवेश से, किसी दूसरे अन्य कोई सिस्टम है उससे यह संबंधित रिलेटिव नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों होगा क्या? एक मान लीजिए चार्ज और आ जाए, इसके पास आने का प्रयास करे, तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में रेपल्सन होगा और रेपल्सन होने के कारण ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यदि यहाँ हम इसको सिचुएटेड करना चाहें, स्थित यदि यहाँ हम रखना चाहें, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ये जो आवेश है ये क्या करेगा? कुछ ना कुछ कार्य करेगा। और जैसे जैसे वर्क डन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी है उसी रेशियो के रूप में, यानी विद्युत विभव के मान में भी वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये दोनों यहाँ स्थित हो गए। एक मान लीजिए तीसरा आवेश है, उसको जब हम यहाँ लेके आते हैं तो ये दोनों के दोनों आवेश मिलकर इस तीसरे आवेश को क्या करेंगे? रेपल करेंगे। तो आपको और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए ये तीनों के तीनों यहाँ सिचुएटेड हो गए और कोई चौथे चार्ज को यदि हम यहाँ लेके आते हैं तो ये तीनों मिलकर इसको क्या करेंगे? रेपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको
कार्य करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा उतना ही पोटेंशियल, उतना ही विभव बढ़ता जाता है। तो दोस्तों वही चीज़ यहाँ है। इसी प्रकार इनको नेगेटिवली चार्ज के द्वारा भी समझ सकते हो कि जैसे हम कोई भी कंडक्टर है उसको नेगेटिवली चार्ज देते जाएंगे यानी ऋणावेशित करते जाएंगे, वैसे वैसे आवेशों के मान में वृद्धि होती जाएगी और साथ साथ विभव के मान में भी वृद्धि होती जाती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा ये है, आवेश बढ़ाएंगे तो विभव के मान में वृद्धि होती जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ है कि किसी भी विलगित चालक गोले को कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। विभव एज ए वर्क होता है, ठीक है। पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, आप जानते हो। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, ये जो पहले वाली जो बातें अभी मैंने समझाई है ये इसमें हम जनरली लिख लेते हैं, लेकिन हमारे को उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हम केवल डेफिनेशन से, और ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इन ऑन लैंग्वेज में यदि लिखना चाहें समझने के लिए तो साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। कि जैसे जैसे हम कोई भी विलगित चालक है, ऑलरेडी कुछ आवेश हैं, उनको हम यदि अतिरिक्त और आवेश देते जाएंगे, प्रतिकर्षण बल होगा, कार्य करना पड़ेगा, विभव के मान में वृद्धि होती जाएगी। कब? आवेशों का मान बढ़ने पर। When some charge is supplied to an isolated object जो अभी क्लियर किया था, then its potential also increase in same proportion, उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। तो चालक को दिए गए जो आवेश हैं, जो हम उसको देते हैं, गिवन करते हैं जो चार्जेस, इनकी मात्रा, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, उसमें उत्पन्न विभव, ठीक है, वर्क डन के कारण उत्पन्न विभव के क्या हो जाएगी? अनुक्रमानुपाती हो जाती है, समानुपाती हो जाती है, ठीक है, पाई जाती है। Then the charge supplied to the object found directly proportional to the potential V, ठीक है। Then तो आवेश को दिए गए चालक को दिए गए आवेश की मात्रा, देन द चार्ज सप्लाई टू द ऑब्जेक्ट, और ये थोड़ा सा आप इसमें बढ़ाना चाहें तो क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज सप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल V, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि Q जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है V के। V इज नॉट द वेलोसिटी, V वेग नहीं है, V क्या है? पोटेंशियल है, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस, कि शुरू में पोटेंशियल 0 था या नहीं था, बाद में जो पोटेंशियल आया वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो Q इक्वल्स टू हो गया दोस्तों CV। C क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, क्लियर है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ये हम क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए ये Q जो है और V जो है वो सेम अनुपात में है, दोनों इक्वल नहीं है, इनका रेशियो सेम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए Q जो है वो 4 है तो ये कितना है? 2 है। ये यदि 8 है तो ये कितना है? 4। इक्वल है क्या दोस्तों? ये 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4, फिर ये 16 हो गया तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। इस तरह से ये दोस्तों क्या है? प्रोपोर्शनल इनका सेम है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करें? कोई ना कोई 2 प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, 2 प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो दोस्तों ये हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ये जो C है ये न तो Q पे डिपेंड कर रहा है न ही V पर, C हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये किस पर डिपेंड करता है? जो भी अपन कंडक्टर लेते हैं उसकी नेचर पर, प्रकृति पर, उसकी शेप एंड साइज पर और टेम्परेचर पर, उन पे डिपेंड करता है। वो हम आगे बातें करेंगे। तो ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों C इक्वल्स टू क्या आ गया? Q अपॉन V। C इक्वल्स टू क्या आ गया? Q अपॉन V आ जाएगा, ठीक है। ये है दोस्तों, तो ये तो हो गया चार्ज, आवेश, और ये अपॉन में आ गया विभव,
विद्युत विभव यानी चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। क्लियर दोस्तों? तो ये इसकी डेफिनेशन यूँ बन जाएगी, यदि ये जो C है ये Q के इक्वल है, C इक्वस टू Q, कब? जब V कितना हो जाए 1, यानी कोई भी धारिता जो है, कैपेसिटेंस जो है वो आवेश के बराबर है। कब होगी? जब विभव में, पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देते हैं, 1 वोल्ट इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक डेफिनेशन हो जाएगी। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूं भी लिख सकते हो, आवेश और विभव के अनुपात को भी हम विद्युत धारिता कहते हैं। C क्या है दोस्तों? C है समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, C है, और ये इसके अनुसार इसकी डेफिनेशन हो जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी मैं यहाँ डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। ये कांस्टेंट है, इसी को ही हम क्या कह देते हैं दोस्तों? धारिता, धारिता, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब दोस्तों इसकी जो यूनिट है, हम यूनिट की बात करें तो क्या आएगी? इसकी जो यूनिट है दोस्तों, यानी इसका जो मात्रक है, वो मात्रक हो जाएगा दोस्तों कूलाम, कूलाम अपॉन वी हो गया दोस्तों वोल्ट, कूलाम अपॉन वोल्ट, सी कूलाम अपॉन वोल्ट। कूलाम अपॉन वोल्ट को दोस्तों हम लिख देते हैं फैराड। क्या लिख देते हैं दोस्तों? फैराड, FARAD, फैराड हो जाता है, FARAD, फैराड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है। अब ये जो 1 फैराड है, ये 1 फैराड बहुत बड़ी इकाई है, बहुत बड़ी इकाई है, वेरी लार्ज यूनिट। इसीलिए दोस्तों हम या तो माइक्रो फैराड काम में लेंगे या पिको फैराड, यानी 10 की पावर -6 या 10 की पावर -12, 10 की पावर -6 या 10 की पावर -12 हम काम में ले लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? 1 माइक्रो फैराड, फैराड, फैराड जो भी हम लेना चाहें, तो ये हम इसमें व्यावसायिक रूप में, व्यावसायिक रूप में, ठीक है दोस्तों, व्यावसायिक रूप में हम इसको इस रूप में काम में ले लेते हैं। जनरली जो व्यावसायिक रूप में लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्केल, इसमें हम ये ले लेते हैं। कमर्शियल फॉर्म में जो हम दोस्तों इसको लेंगे तो इस रूप में ले लेते हैं। पिको, माइक्रो 10 की पावर -6 और पिको 10 की पावर दोस्तों होती है -12 फैराड। क्लियर? अब दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसकी हम यदि डायमेंशनल फार्मूला लेते हैं, ये चीज़ हम और क्लियर कर लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला यानी दोस्तों विमीय समीकरण, ये भी पूछ लेते हैं, 11th की बातें हैं ये। तो इसके लिए दोस्तों आवेश है, आवेश चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी में आपके नहीं होता है, तो A1T1 यानी एम्पियर इंटू टाइम, और पोटेंशियल है, पोटेंशियल यानी वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क हो जाएगा इसकी, आप डायरेक्ट आपको पता होगा M1L2 T-2 और चार्ज वही A1T1, ये हो जाएगा दोस्तों। तो M ऊपर गया तो ये हो गया M-1। क्लियर? और L भी नहीं है तो L हो जाएगा दोस्तों -2, और T ऊपर जाएगा तो T की पावर 2, और T की पावर 2 पहले से है
तो ये हो जाएगा दोस्तों t की पावर 4 और a की पावर 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? a की पावर 2 हो जाती है। तो ये आप कई बार पूछ लेते हैं, आप याद रखें। तो ये आपके कैपेसिटेंस की यूनिट हो गई, इसका फॉर्मूला हो गया, और ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है और इसका मैथमेटिकल क्या डेफिनेशन है वो अभी लिख लेते हैं। आप पॉज करके इसको लिखिए। हाँ तो दोस्तों, अगला इसकी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन फार्मूला है। इस फार्मूले के द्वारा हम यदि ये क्लियर करें कि यदि V इक्वस टू 1 वोल्ट हो, V इक्वस टू क्या हो जाए दोस्तों? 1 वोल्ट हो जाए, तो C जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो देन C इक्वस टू किसके हो गया दोस्तों? Q के। C जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? Q के। तो वही चीज़ यहाँ है कि कोई भी चालक की धारिता C किसके बराबर है, किसके तुल्य है? Q के। कब? जो कि चालक का विभव कितना बढ़ा दे? 1 वोल्ट बढ़ा देता है। यानी कोई भी यदि हम चालक को आवेश दे रहे हैं, आवेश देने पर उसका वोल्टेज विभव 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है, तो जो आवेश है वो किसके इक्वल हो जाएगा? कैपेसिटेंस के, धारिता के इक्वल हो जाता है। तो वही चीज़ है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ चार्ज, इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ चार्ज विच इंक्रीजेज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय यूनिट टी। कंडक्टर बाय यूनिट टी यानी कि एक आपके वोल्ट चार्ज बढ़ाने के लिए काम में हो रहा है 1 वोल्ट के रूप में। ठीक है। और दोस्तों इसी के द्वारा ही, जैसे ये है, यहाँ से 1 फैरेड की डेफिनेशन आपको क्लियर हो रही होगी। यहाँ हम चाहें तो 1 फैरेड इक्वल्स टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, ये भी कर सकते हो। ठीक है। क्या हो जाएगा कि कोई भी चालक, जो भी चालक पदार्थ है, उसको हम 1 कूलाम आवेश देते हैं और 1 वोल्ट विभव उसमें वृद्धि हो जाती है, तो वो किसके बराबर हो जाता है? 1 फैराड के बराबर हो जाता है। इफ़ वी अप्लाई द 1 कूलाम चार्ज देन द पोटेंशियल इंक्रीज 1 वोल्ट, सो द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कॉल्ड 1 फैराड, या द रेशियो ऑफ 1 कूलाम एंड 1 वोल्ट ऑफ एनी कंडक्टर कॉल्ड 1 फैराड। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट बात कि ये जो कैपेसिटेंस है ये किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? चालक के आकार आकृति। ठीक है, आकार आकृति यानी कि शेप एंड साइज, ज्योमेट्री जो है, और जो निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें आप जो मीडियम लेते हैं, मीडियम हवा, पानी, ठीक है, मोम, प्लास्टिक, रबड़, जो भी हम मीडियम लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी ज्योमेट्री, ठीक है, आकार आकृति, और मीडियम यूज्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, और इसके आकार में जो काम में लेते हैं। दूसरी बात, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। यदि आप टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, आवेश पर निर्भर नहीं करता। हम ये कहें कि आवेश दुगना कर दिया, 5 गुना कर दिया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आते हैं, दुगना, 5 गुना, 10 गुना कर दिया तो सी अनचेंज, V को इंक्रीज डिक्रीज कर दिया अनचेंज, क्योंकि Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ जाएगा। हाँ, किसी एक सिचुएशन में यदि ये कहे कि 2 या 2 से हम ज़्यादा कैपेसिटर ले रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में V को कांस्टेंट कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट यदि ये कहे तो चार्ज और पोटेंशियल पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपको कुछ लगे, इसमें सुधार की गुंजाइश या और जैसी जो भी बातें आपको लगे तो कमेंट करें। पहली बार आए हैं तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।